सो हे एवरीवन, अब तक हमने वेक्टर्स के बारे में 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं पहले से कह रहा हूँ। वी विल गो टू द शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, तो मैंने लिख के रखा था कि टाइम ना लगे इसमें। सो व्हाट इज लाइन इंटीग्रल? इट इज़ जस्ट अ सिंपल इंटीग्रल अलोंग ए कर्व। एक कर्व दे रखा है, ये कर्व है, इस कर्व के अलोंग जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन आपका लाइन इंटीग्रेशन होगा। ओके, नाउ इसकी जो वैल्यू आएगी दैट ए डॉट डी एल, दैट इज व्हाट? स्केलर वैल्यूड फंक्शन। इट इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। जो आंसर आएगा दैट विल बी स्केलर वैल्यू। ओके, एट इसका एग्जांपल हो सकता है वर्क निकालते हैं तो उसके लिए हम पाथ इंटीग्रल करते हैं। क्या करते हैं? वर्क के लिए पाथ इंटीग्रल करते हैं, दैट इज एफ डॉट डी आर करते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं ना, एफ डॉट डी आर करते हैं। सो दैट इज योर वर्क। ओके, तो ए डॉट डी एल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल जो होता है, जहाँ पे डी एल क्या है आपका? डी एल इज लाइन एलिमेंट। तो इन दोनों का जो आपका लाइन एलिमेंट और जो आपका वेक्टर है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ वेक्टर का लाइन एलिमेंट के अलोंग आपका इंटीग्रेशन जो है वो लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। ओके, इसका टाइप क्या हो सकता है? क्वेश्चन देखेंगे, हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन होनी चाहिए। तो वेक्टर इज गिवन एंड सेकंड पाथ इज गिवन। कौन से वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कर रहे हो और कौन से पाथ के अलोंग कर रहे हो, दैट यू शुड नो। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है कि एक वेक्टर दे रखा है एफ, दैट इज सी, एफ एक्स वाई, सॉरी 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई के प्लस 2y माइनस 4x जे के। देन फाइंड एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व। दे रखा है एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके अलोंग आपको क्या करना है? एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे हम? सीधी सिंपल बात कि अपने को करना है पहले तो एफ डॉट डी आर। ओके, और डी आर आपका क्या है? लाइन एलिमेंट। ठीक है, ये सॉरी ये हटाना पड़ेगा, सीधा ही ये आएगा। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर क्या है? लाइन। ये डी आर आपका लाइन एलिमेंट है और ये आपका वेक्टर है। तो डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड ऑफ के के। तो ये मैं लाइन इंटीग्रल को लिख सकता हूँ। तो उससे होगा क्या? अब मैंने लाइन इंटीग्रल को जब ऐसे लिखा तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि अपने को ये पता आ गया कि जब हम एफ डॉट डी आर करेंगे तो इसका एक्स इसके एक्स कंपोनेंट से, इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा अपना 5xy माइनस 6x स्क्वायर एफ डॉट डी, ये करोगे आप डी आर तो क्या हो जाएगा? इससे गुणा हो जाएगा डी एक्स प्लस का निशान है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 4x इंटू डी वाई। ये अपना इंटीग्रेशन है। ओके, तो अब देखो एक चीज़ दे रखी है अपने को कि जब हम बात करते हैं कि सीधा इंटीग्रेशन करने की तो y के रिस्पेक्ट में करना, तो यहाँ पे x आ गया। तो या तो x को रिप्लेस करते हैं y से, और यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आ गया? y। तो सिंपल ये है कि y दे रखा है अपने को, तो y पुटअप कर देते हैं। तो जब y पुटअप करेंगे तो फिर जो dy होगा उसकी जगह भी क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। तो क्या होता है? तो हम पुटअप करेंगे क्या? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये पुटअप करेंगे तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx। तो चेंजिंग द वेरिएबल मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन यहाँ पे x है और y दोनों है। अगर यहाँ पे सिर्फ y कंपोनेंट होते तो कोई दिक्कत नहीं आती, y का y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? दैट डिपेंड अपॉन के विच कर्व यू आर टेकिंग द इंटीग्रेशन। ये डिपेंडेंसी है तो y की x के ऊपर डिपेंडेंसी अलग है। तो उस कंडीशन में x का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन या y का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन विल बी डिफरेंट। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किसी एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा ताकि ये इजी हो जाए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। लेट अस पुट अप दिस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x इंटू एक्स क्यूब
माइनस 6x² और यहाँ पे क्या गया dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x³ माइनस 4x, क्योंकि y की जगह हमने रख दिया x³ और dy की जगह क्या रखा 3x² dx। नाउ क्या करना है भाई, सब में dx आ गया तो dx को ले लो कॉमन, क्या बचा सिर्फ ये बचेगा, देखो 5x⁴ माइनस 6x² और ये 3x² इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस 6x⁵ क्योंकि x⁵ और x⁵2 x⁵5 हो गए और माइनस 12x⁵3। इसका अपने को इंटीग्रेशन करता है फ्रॉम 1 to 1, तो ये आपको सिंपल इंटीग्रेशन आता है, आगे आप कर लोगे। ठीक है, x⁵5/5 होगा, यहाँ पे x⁵6/6 होगा, जो भी हो आप इंटीग्रेशन कर लोगे। तो ऐसे करके हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या होता है लाइन इंटीग्रल के बारे में 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। लाइन इंटीग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर। अगर ये क्लोज पाथ के लिए लिया जाए, इसका मतलब होता है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ इसका मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ मतलब कि आपका बंद परिपथ। ठीक है, क्लोज पाथ के लिए लिया जाए एंड A इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो A इसका क्लोज पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन करोगे आप A.dl दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि आपने स्टोक का थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टोक का थ्योरम जो होता है, उस स्टोक के थ्योरम के कारण हम ये कह सकते हैं, ओके, जो स्टोक का थ्योरम होता है वो अपने को ये परमिशन देता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए ये 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं अपन। देखो अभी कहता क्या है, ये जो स्टोक्स थ्योरम है आपका, स्टोक्स थ्योरम, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, सिंपल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अपन लिखेंगे और सीधा यूज लेंगे क्योंकि हमने बहुत टाइम दे दिया है बेसिक समझते हुए। A.dl अगर लाइन इंटीग्रल कर रहे हो आप, सो दैट इज इक्वल टू इसी वेक्टर का आप क्या ले लो, कर्ल। कर्ल का जो आपका सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है, वो लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। मतलब किसी भी क्लोज पाथ के लिए इट इज अप्लाइड ओनली ऑन द क्लोज पाथ्स, ओके, नॉट ऑन द ऑल पाथ्स, इट इज फॉर द क्लोज पाथ्स। तो क्लोज पाथ्स के लिए स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल करते हो, ठीक है, तो दैट विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। उसी वेक्टर के कर्ल का वो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, हम सरफेस इंटीग्रल डिस्कस करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे अगर A कंजर्वेटिव है, इफ A इज कंजर्वेटिव, इफ A इज कंजर्वेटिव, तो क्या होगा भाई, उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, जो A वेक्टर है उसको लिख सकते हो डेल फाई। ठीक है, और आपको पता है कि डेल क्रॉस A जो होगा, मतलब कर्ल ऑफ जो A वेक्टर होगा, दैट विल बी डेल क्रॉस A, दैट विल बी डेल क्रॉस डेल फाई। और आपको भी पता है जब डाइवर्जेंस और ग्रेड आपका कर्ल और ग्रेड साथ में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं या कंजर्वेटिव कोई भी फील्ड होता है, उसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होता है वो 0 होता है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, 0। इसका एक और रीज़न दिया जाता है, वो और रीज़न क्या दिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको बात समझ में आती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए अपने ये चीज़ समझिए कि जो क्लोज पाथ होते हैं उसके अलोंग कंजर्वेटिव फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करें तो वो 0 होता है। क्यों होता है, स्टोक्स थ्योरम से समझा।
इसके आगे हम समझते हैं इसी चीज़ को अगेन कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या कंजर्वेटिव फील्ड है कोई, तो कंजर्वेटिव फील्ड को A इज इक्वल टू लिख सकता है, हम लिख सकते हैं डेल ऑफ फाई, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो चलो क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम किसी सिंपल पाथ के लिए इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम P टू Q। ओके, P से Q तक, तो क्या हो जाएगा वो डेल फाई डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखना ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं इसको सीधा सिंपल बता सकता हूँ, लेकिन डेल फाई डॉट डी आर का मतलब बताता हूँ मैं आपको। इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल फाई डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, मल्टीप्लाई होगा आपका डॉट डी आर से, और डी आर आपका क्या है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल में आ जाएगा आपका लाइन इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये हम करें क्या P टू Q A डॉट डी एल, है ना, क्योंकि A को ये लिखा जा सकता है कंजर्वेटिव है, तब हमने पढ़ा था ये वेक्टर के बारे में पढ़ा था तब कि जब कोई कंजर्वेटिव फील्ड है एक तो उसको ये लिखा जा सकता है। तो A डॉट डी एल ये हो गया, हमने डेल फाई की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू रखी, तो ये गुणा हो गया, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स आया, प्लस क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई आया, और ऐसे क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड आएगा, और ये है। तो भाई ये क्या होता है पता है, ये किसी भी फंक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी फंक्शन है f, ठीक है, तो f में अगर चेंज आता है df, तो df जो जिन वेरिएबल की ही अगर x y z का फलन है, तो इसका जो वेरिएशन जो इसमें आया df दैट इज इक्वल टू कितना होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई और प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड और डॉट डी जेड होता है। तो ये भी फाई में चेंज हो गया, तो फाई में चेंज को हम लिख सकते हैं डी फाई, तो ये हो गया डी ऑफ फाई, कहाँ से P से Q तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी फाई। अरे डी एक्स को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है x, तो वैसे ही डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो फाई P और Q, तो लेट्स से फाई Q पे वैल्यू है फाई Q और माइनस फाई P पे कितनी है फाई P, है ना। तो ये क्या है जो आपने इसका अगर लाइन इंटीग्रेट किया तो कितनी वैल्यू आ रही है उसकी फाई Q माइनस फाई P, तो फाई Q माइनस फाई P आ रही है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो वैल्यू आ रही है उसमें P और Q पॉइंट पर फाई की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप इस पॉइंट P से Q पे जा रहे हो, ऐसे जाओ चाहे यूं जाओ चाहे यूं जाओ, कंजर्वेटिव फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर सिमिलर है तो जो आपका A डॉट डी एल है दैट विल बी इक्वल टू फाई Q माइनस फाई P। दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट्स वाई वी से, हम क्या कहते हैं दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप फोर्सेस की जगह फील्ड लिख लेना क्योंकि फील्ड भी एक ही चीज़ होती है। तो फील्ड फोर्सेस या फील्ड्स जो भी है वो क्या होते हैं आर पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करते ही नहीं है, ठीक है। आल्सो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, और क्या है आर पाथ इंडिपेंडेंट। ये क्या है पाथ इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन डिपेंडेंट, ये मैं कह सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडी अबाउट कंजर्वेटिव फील्ड में क्या सब कुछ होता है वो। अब ये हमने समझा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी मैंने अलग से बताई है कि A डॉट डी एल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, जो A डॉट डी एल होता है उसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं जब ये क्लोज पाथ के अलोंग जब आपका किया जाता है क्या इंटीग्रेशन तब, ओके। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद को ध्यान में होनी चाहिए, जो मैंने नहीं लिखवाई है, जो जिस बुक से पढ़ रहे हो आप उस बुक में आपको ईजिली अवेल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपको वो कंसेप्ट भी पता होगी कि जो फोर्स होता है वो ज़ीरो क्यों होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई वर्क डन बाय जो फोर्स होता है वो ज़ीरो क्यों होता है कंजर्वेटिव के केस में, वो भी हमने समझ लिया,
ठीक है। तो ये अपने कुछ चीज़ें हमने समझी, उसके अलावा एक एग्जाम्पल भी किया हमने, ठीक है। तो और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो पहली बात तो जब आप लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे हो तब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कोई भी इक्वेशन को देख के पता लगा लेना चाहिए आपको कि भाई इसको हम आर या थीटा में करें या फिर हम किस में करें, आर थीटा फाइव में करें या एक्स वाई जेड में करें, वो आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको वो पता है तो आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और अगर आपको वो पता नहीं है तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है वाई जे केप वाई आई केप माइनस एक्स जे केप। अब ये जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें कह रखा है कि ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स, ये फोर्स फील्ड है, क्या है, फोर्स फील्ड। तो ये फोर्स है, तो फोर्स दे रखा है और कहा है कि ये सर्कल के अलोंग ट्रेवल करता है। किसके अलोंग, सर्किल के अलोंग ट्रेवल करता है। देन इट इज सेइंग कि इट मूव्स अलोंग द सर्किल, सर्कल पे मूव करता है, विच रेडियस, जिसकी रेडियस कितना है, इज 1, जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब देखो आपको दे दिया ऐसा, तो आप इसको सिंपली कर सकते हो, लेकिन आपको क्या, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, यहाँ से आपको लाइन इंटीग्रेशन को बहुत कुछ समझ देना है, या फिर आपको लाइन इंटीग्रेशन में मतलब यहाँ से जो मिलने वाला है वो लगभग सब कुछ मिल जाएगा आपको, सरफेस इंटीग्रल में भी वही काम आ जाएगा। आई विल गिव यू 2 मेथड्स, 2 मेथड मैं आपको दूंगा। उन 2 मेथड से हमने को समझने की कोशिश करनी है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे यू है, ये सर्किल पे मूव कर रहा है ऐसे, है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक तो है कि इसी फॉर्मेट में करें जो दे रखा है कि भाई अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में तो जैसे दे रखा है उस फॉर्म में करें, मतलब कि एक्स वाई की फॉर्म में करें। और सेकंड अपने पास जो तरीका है वो ये कि हम अप्लाई करें कि हम आर थीटा या फाइव में करें। तो पहले मैं सिंपली जो अपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हुए सिंपली करके दिखाता हूँ कि आर थीटा में कैसे होता है। तो आप करोगे ए डॉट डी आर, ये इसका लाइन इंटीग्रल है, यही होगा। आपको इसके लिए क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क फॉर वॉल सर्किल। पूरे सर्किल पे जब वो मूव करता है तो आपको उसके लिए वर्क निकालना है, ठीक है। इन शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप समझ जाना। तो आपको ए डॉट डी एल फाइंड आउट करना है, मतलब एफ डॉट डी आर हो गया ना, क्योंकि ये एफ है, फोर्स है, तो कितना हो जाएगा वो वाई आई केप माइनस एक्स जे केप, और डी आर की वैल्यू वही क्या है भाई, डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। अब मैंने डी जेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी जेड है ही नहीं तो क्यों ले, ठीक है। तो सीधी बात करो, यहाँ पे भाई जेड कंपोनेंट नहीं है तो वैसे भी जेड कंपोनेंट 0, तो डी जेड की वैल्यू वैसे भी डी जेड से जो मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू वैसे भी 0 होने वाली है, ठीक है। तो ये गुना हो गया तो क्या हो गया, आई के पाई के एफ से तो हो गया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया। अब देखिए जी, यहां पर जाकर अपने सामने एक समस्या आती है, वो ये कि भाई यहाँ पे तो y दे रखा है लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। सो हाउ कैन वी मैनेज दैट थिंग, कुछ नहीं। आपको यहाँ से करना है कि नहीं करना, पहले तो वो सोचना है। करना है तो फिर ये दे रखी इक्वेशन, इसको यूज़ कर लो। ये हमने इक्वेशन यूज़ की, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास तरीका है। फिर आप यहाँ से निकालोगे डी एक्स, ठीक है। मैं पूरा आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि वाई वी आर यूजिंग आर थीटा, हम क्यों यूज़ करते हैं, ये नहीं यूज़ करते। यहाँ पे डी एक्स करोगे तो इसका भी क्या होगा,
डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ समथिंग की पावर 1/2 रूट है ना, तो समथिंग की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आगे हो जाएगा और समथिंग की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1/2, मतलब कि नीचे चला जाएगा दिस, और फिर इसका होगा तो हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो y अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। अब कितनी डिफिकल्ट वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जब dx की जगह पुटअप करोगे और y की जगह आप अलग पुटअप करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं इसको सोल्व करने में दिक्कत आएगी, आनी है सीधी बात, कैलकुलेशन टफ हो जानी है। तो सीख करे क्या अपन, याद करो कि क्या सॉल्यूशन होते हैं इसके, जो इक्वेशन होती है उसकी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है आर कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। नहीं आता तो देख लो कैसे होना है। ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐसे मिलाओगे तो लेट्स से ये एंगल अगर थीटा है ना, तो इसको इस पर लंब डाला तो ये तो हो गया x कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट। तो सीधी सी बात है, ये r है तो ये x कितना होगा r cos थीटा और ये y बराबर कितना होगा r sin थीटा, है ना। तो ऐसे करके आप कंपोनेंट निकाल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर ध्यान में है तो आप कंसेप्ट से निकाल सकते हो। तो y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया। r इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। तो अब अपने पास इंटीग्रेशन करने में इतनी दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि dx इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा भी वेरिएबल जो थीटा में आ गया तो y की जगह भी हम रखेंगे तो साइन थीटा रखेंगे, x की जगह रखेंगे तो हम कोस थीटा रखेंगे, है ना, x की जगह कोस थीटा रख देंगे। फिर dx की जगह रखेंगे तो वो भी थीटा में आ जाएगा और dy की जगह रखेंगे वो भी थीटा में आ जाएगा, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ से dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, है ना। तो ए वेक्टर डॉट डी आर करोगे आप तो वो हो जाएगा क्या, y की जगह हमने रखा क्या साइन थीटा आई कैप माइनस एक्स की जगह हमने क्या रखा कोस थीटा जे कैप, डॉट हम करेंगे क्या डी एक्स आई कैप, डी एक्स की जगह हमने रखा साइन थीटा डी थीटा आई कैप, और प्लस इसकी जगह रखोगे डी वाई की जगह, डॉट डी वाई होता है ना, डॉट डी आर, ए डॉट डी आर, तो डी आर की ये तुमने ए की वैल्यू रखी है, अब डी आर की वैल्यू रख रहे हैं, तो डी एक्स आई के प्लस डी वाई कोस थीटा डी थीटा जे कैप, तो मल्टीप्लाई होंगे आई कैप से और जे कैप से, तो क्या हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन है कहाँ से, अब थीटा की वैल्यू करो तो थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा आएगा, है ना, तो थीटा बराबर 0 टू 2 पाई, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम ये करेंगे कि माइनस को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज अंदर बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 टू 2 पाई, ये माइनस बाहर पड़ा है, ये हो गया 1, तो मतलब आपको करना है डी थीटा का उकलन 0 से 2 पाई तक, डी थीटा का उकलन होगा थीटा, तो दैट इज माइनस, और यहाँ पे आ गया थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 और 2 पाई, तो क्या हो जाएगा माइनस तो बाहर पड़ा है 2 पाई माइनस 0, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ये करके दिखाया था कि ये कैलकुलेशन में टफ पड़ जाता है, दैट्स वाई हमने को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे अपने को आर थीटा फाई यूज़ लेना है और कहाँ पे अपने को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ लेना है, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में इजीली हो रहा था, वो कहाँ गया वो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में अपने को दिख रहा था कि भाई वाई को एक्स की फॉर्म में चेंज करना दिख रहा था, अपने को सीधा सीधा रखना पड़ रहा था वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। यहाँ पे जब हम करें तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसको रखने में दिक्कत आ रही है, तो दैट्स वाई वी यूज़ दिस ट्रिक, दैट हमने क्या कर लिया उसको आर कोस थीटा और आर साइन थीटा पुटअप कर लिया, तो हमारे लिए ये थोड़ा इजी हो गया। तो दिस इज कि हम ऐसे करके लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है,
तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। एक दो क्वेश्चन से मैंने समझाने की कोशिश की। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूंगा। लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन मिलाना है आपको, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का मैं एक एक क्वेश्चन करा के आपको इन शॉर्ट वो निपटा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।